हेलो एंड गुड मॉर्निंग, इट्स सचिन अगेन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एरर्स क्या होती। लेकिन एरर समझने से पहले ज़रूरी है ये समझना कि एरर्स आती कहाँ हैं। तो एरर्स जिस चीज़ में आती हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। विज्ञान ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। अब देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कोई आज से शुरू नहीं हुई। ओके, ये जब से मानव इतिहास हम पढ़ना शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन तब से चली हुई है। ओके, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता ने देखा होगा वो है रात का आसमान। देखिए, हमारे रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए और कुछ वेद के हिस्से, कहीं कहीं पूरे वेद नहीं, कुछ वेद के हिस्से विधान, वहाँ पे पृथ्वी, चंद्रमा और 2-3 प्लैनेट्स और सूर्य के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब सोचिए, ये आज से 5000 साल पहले की बात है, यानी कि उस समय हमारी अपनी सभ्यता के लोग ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर चुके थे। जो पहला रिटन टेक्स्ट है, जो पहला रिटन डॉक्यूमेंट है, जो पहली थ्योरी प्रिवेल की पूरी प्लानिटरी मोशन के बारे में, वो ग्रीक सभ्यता के खाते में जाती है। एक बड़े महान दार्शनिक थे वहां पे, एरिस्टोटल करके। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। एरिस्टोटल साहब ने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसके पहले गोले में, जो पहली कक्षा है इसके चारों तरफ, उसमें घूमता है चांद। उससे अगले वाली कक्षा में घूमता है सूर्य। उससे अगली कक्षा में घूमते हैं प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट का मतलब होता है वॉन्डरर्स, ऐसे लोग जो बेले घूमे रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, बिना सिर पैर के घूमे रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ओके, और उससे बाहर की कक्षा में स्थापित हैं सारे के सारे तारे। ठीक है, एरिस्टोटल साहब ने कोशिश करी चीज़ों को समझने की, ऐसा क्यों होता होगा। वो कम से कम इस मॉडल से दिन क्यों बनता, रात क्यों बनता, ये तो समझा ही पाए। लेकिन ऋतुओं का निर्माण क्यों हो रहा, अलग अलग समय में वर्ष में अलग अलग मौसम क्यों आते, है ना, चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा, सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा, ये चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाए हो। तो उन्हीं के समवर्ती एक और बड़े महान दार्शनिक थे जिनका नाम गायब कर दिया गया इतिहास से, या यूं कह लीजिए कि उनको कोई ज्यादा क्रेडिट दिया नहीं गया। उनका नाम था एरिस्टिचस ऑफ सेमोस। ये दूसरी शताब्दी में पैदा हुए महान ग्रीक ही एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा कि एरिस्टोटल साहब की जो बात है वो गलत है। वास्तव में जो पृथ्वी है वो एक प्लैनेट है और ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ओके, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई और तकरीबन 1800 साल लग गए जब एरिस्टिचस ऑफ सेमोस साहब की बात को मैथमेटिकली प्रूव किया एक और महान वैज्ञानिक जिनका नाम था कॉपरनिकस। उससे पहले तीसरी शताब्दी में एक और बड़े महान वैज्ञानिक थे, पटोलमी ने इस बात को लिखा कि वास्तव में ये पृथ्वी नहीं है मध्य में स्थित, ये सूर्य है जो मध्य में स्थित है। और इस थ्योरी का नाम हम कहते हैं इसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, अब देखिए, जब पटोलमी साहब का मॉडल एक्सेप्टेंस हो गई, उसकी मानना शुरू कर दिया लोगों ने कि ऐसा कुछ है, तो इस चीज का प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ा। हिंदुस्तान में महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट साहब और उनके चेले चपाटे, उनका नाम बता देता हूं आपको, ब्रह्महीरा, भास्कर, ओके, ब्रह्मगुप्त, ये सारे के सारे लोग इस बात से कन्विंस हुए कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है और बाकी सारी की सारी चीजें इसके चारों तरफ घूमती रहती हैं। ओके, तो आर्यभट्टी का अगर आपको कोई पढ़ने को मिले तो उसको जरूर पढ़िए। उसमें आर्यभट्ट साहब ने इस बात को लिखा हुआ है, उन्होंने समझाया कि ऋतुओं का निर्माण क्यों हो रहा, और वो बहुत अच्छा, इवन उनके जो स्टूडेंट थे भास्कर, उन्होंने तो इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन करी कि किस समय चंद्र ग्रहण होगा, किस समय सूर्य ग्रहण होगा। हमारा जो पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र है वो सारा का सारा इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है ना। ये बात अलग है कि ये मॉडल भी बाद में गलत प्रूफ हुआ। ओके, तो उसके बाद आपने कहानी सुनी होगी, केपलर साहब ने इसके ऊपर काम किया। ओके,
केपलर साहब ने बोला कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर नहीं हैं, वो एलिप्टिकल है। ओके, और गैलीलियो गैलीली साहब की दूरबीन ने उस चीज़ के ऊपर मुहर लगाई कि हाँ कोपरनिकस साहब बिल्कुल, केपलर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहले ली होगी वो एरिस्टोटल साहब ने ली, उनके ऑब्जर्वेशन में कोई ना कोई गलती निकली। ओके, उसके बाद जो दूसरे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एरिस्टेचस ऑफ सेमोस, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन ली होगी। ओके, पटोलमी साहब ने अपनी ली होगी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कोपरनिकस साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस ली। ओके, तो देखिए अल्टीमेटली विज्ञान के ताकतवर और उन्नत होने के कारण आज हम एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब हम इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशंस हैं हमारे पास कि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला कौन सा प्लैनेट कौन से वक्त के ऊपर कहाँ होगा। ओके, अब वो जो थ्योरीज गलत हुई, उन थ्योरीज के गलत होने का कारण है उनकी गलत ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशन में जब कोई गलती आती है, इसी को हम लोग कहते हैं एरर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर, और जल्दी से हम समझेंगे कि एरर्स क्या हैं। ओके, शुरू करते हैं। एरर का मतलब क्या हुआ? देखिए, हम जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ट्रू वैल्यू है ना, जो वास्तविक वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें और आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कितना फर्क है, इस चीज को हम लोग कहते हैं एरर। ओके, अगर आपके द्वारा ली गई मेजरमेंट, आपके द्वारा की गई ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक है, हम इसे कहते हैं एक्यूरेसी। और अगर आपके द्वारा ली गई ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के बहुत समकक्ष है, आपने जो मेजरमेंट की उसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, तो आपके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन ली गई उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। ओके, अब समझते हैं इस बात को कि क्या फर्क है दोनों के बीच में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में। देखिए, मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी लेंथ है, मान लीजिए उसकी जो वास्तविक वैल्यू है वो है 2.874 सेंटीमीटर। ओके, ये रियल डिस्टेंस है, ये रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा, मान लीजिए वो 0.01 सेंटीमीटर का है, 0.1 सेंटीमीटर का है। ओके, तो आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो आएगी ज्यादा से ज्यादा 2.7। आप उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.8 या 2.7। अब देखिए 2.7 जो रियल वैल्यू है 2.874 उसके बहुत नजदीक है। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्यूरेसी। लेकिन मान लीजिए आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो रिजोल्यूशन है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2.7 नहीं आएगी, हो सकता है 2.69 आए या 2.71 आए। ओके, लेकिन देखिए आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ज्यादा नजदीक है ट्रू वैल्यू के। ओके, तो आपकी वैल्यू 2.7 आई थी, ये एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है। लेकिन जब प्रिसाइज आपने किया वैल्यू को तो आई 2.69 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रिजोल्यूशन कितनी है। आगे बढ़ते हैं। हम एरर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरी को हम कहते हैं रैंडम एरर। तो चलिए समझते हैं पहले सिस्टमैटिक एरर क्या है। देखिए, सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स हैं जो सिस्टम के कारण पैदा होती हैं। ओके, सिस्टम में एरर कैसे कैसे आ सकती हैं। देखिए, एक तरीका है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई गलती हो, हम इस तरह की एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, दूसरी चीज जो इंस्ट्रूमेंट एरर के अलावा हो सकती है वो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। आप जिस टेक्निक से या जिस प्रोसीजर से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वही सही ना हो, तो इससे जो एरर आएंगी उन्हें हम कहेंगे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ओके, तीसरा हो सकता है आप व्यक्तिगत तौर पे कोई गलती करें। ओके, इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। ओके, उदाहरण के लिए आप अपनी घड़ी को अगर थोड़ा सा लेफ्ट होके देखें तो टाइम की वैल्यू कुछ और दिखाएगी हो, अगर आप राइट साइड से देखें तो टाइम की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर आप बिल्कुल सामने से देखें तो आपकी घड़ी पे ही टाइम की वैल्यू कुछ और नजर आएगी आपको। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। ओके, अब आप जो सिस्टमैटिक एरर है उनको कम कैसे कर सकते हैं, इसके दो ही तरीके हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक है उसको ठीक करें
ओके, और ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। और उससे भी बढ़िया आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा सकते हैं कि मुझे 2 के बजाय 4 ऑब्जर्वेशन लेनी है, 4 के बजाय 6 ऑब्जर्वेशन लेनी है। इस तरह से आप एरर कम कर सकते हैं। दूसरी एरर होती है रैंडम एरर। ये ऐसी एरर हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये क्यों आ रही हैं। ये किसी भी कारण से पैदा हो सकती हैं। ओके, वो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण हो सकती हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने के कारण हो सकती हैं। ओके, वो किसी भी कारण हो सकती हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये एरर क्यों आई। ओके, अब आपके इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है कि लीस्ट काउंट ही उसका गलत हो। ओके, वो पूरी तरह 0 के ऊपर सेट नहीं हो पा रहा हो। तो इस तरह की जो एरर्स हैं उन्हें हम कहते हैं रैंडम एरर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन समझेंगे। एक है एब्सोल्यूट एरर, दूसरी है रिलेटिव एरर और तीसरी है परसेंटेज एरर। आप इनको बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर कम से कम एक न्यूमेरिकल आपको फाइनल एग्जामिनेशन में और कम से कम एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल आपको नीट और जेई की एग्जामिनेशन में फेस करना है हर साल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जर्वेशन ली, 5 बार मैंने ऑब्जर्वेशन ली कोई भी। ओके, और 5 बार मेरी जो ऑब्जर्वेशन आई मैंने उसको जमा कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरे पास आ गई उस फिजिकल क्वांटिटी की मीन वैल्यू। ओके, मान लीजिए मैंने मीन वैल्यू का नाम रखा ए मीन। क्या नाम रखा मैंने? ए मीन। ओके, अब देखिए मैं इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर निकाल सकता हूं। अगर मैं मिनिमम वैल्यू को सबट्रैक्ट करूं अपनी पहली ऑब्जर्वेशन से, तो इन दोनों के बीच की जो एरर है उसे मैं कहूंगा एब्सोल्यूट एरर, लेकिन पहली ऑब्जर्वेशन में। अगर मैं मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को सबट्रैक्ट करूं दूसरी ऑब्जर्वेशन से, तो इसे मैं कहूंगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखिए मैं जितनी भी एरर्स निकाली उन सबको जमा कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं, तो वो मुझे देगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? यह है रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने निकाली एवरेज या मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, और हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कितनी है। तो मैं रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला लिख लेता हूं कि ये किस किस के बीच की रेशियो है। ये रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन के। तो ये बराबर हो जाएगी डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन के। ओके, और तीसरी और आखिरी चीज है वो है परसेंटेज एरर। अगर मैं रिलेटिव एरर की परसेंटेज निकालूं तो दैट विल गिव मी परसेंटेज एरर। ओके, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर का? ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट परसेंटेज एरर. So this is all we have in unit number 1. I hope you enjoyed your first unit of +1 physics. कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लासरूम में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी, उसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता. थैंक यू वेरी मच. कोई भी सवाल हो आप ज़रूर छोड़िए उन्हें ताकि हम उन सवालों को एड्रेस कर सकें. थैंक यू वेरी मच.